नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि पार्ट 2 तक हम 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये हीट चैप्टर का है। लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका हीट चैप्टर का है। ये पार्ट नंबर 3 है। आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये 75 क्वेश्चन पर डे 25 क्वेश्चन होता है। हर संडे के भी होता है और मतलब कभी छुट्टी नहीं होता है। एक एक मेरा कहना है कि कभी छुट्टी नहीं करना है जब तक अपना मंजिल न मिल जाए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसमें हीट में आपको बता दें कि हमेशा समझने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ना कि रटने वाला मात्र 10% मिलेगा। जैसे इसको में 175 क्वेश्चन है तो आपको 17 क्वेश्चन ही रटने के लिए मिलेगा, बाकी सब कंसेप्ट वाला होगा, चलेगा। और उसको भी जो याद करने वाला उसको भी हम लोग जुगाड़ से याद करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? एक लोलक वाला घड़ी होता है, वो सुस्त हो जाती है गर्मी में। देखिएगा, तो इसका सूत्र होता है T बराबर 2 पाई और √L/G होता है। अब कहिए इसको क्या हुआ? लोलक गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाता है। हमेशा गर्मी में प्रसार होता है, गर्मी में धातु में प्रसार होता है, जिसके कारण लंबाई बढ़ जाती है। और लंबाई बढ़ेगा यानी एल बढ़ेगा तो ये टी बढ़ेगा, और टी को हम लोग आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल मतलब समय। तो ये बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा, कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं उसको में समय बढ़ जा रहा है, इसका मतलब आप सुस्त हो रहा है। जैसे पहले 10 घंटा में कर रहे थे काम, आप 12 घंटा में कर रहे हैं, इसका मतलब आवर्त काल यानी समय बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप सुस्त हो रहे हैं। तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा? गर्मी के लोलक की लंबाई गर्मी में बढ़ जाती है, जिस कारण लोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण आवर्त काल भी बढ़ जाती है, यानी समय बढ़ जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर देखिए, इसको भी आप बना दीजिएगा। एक धातु ठोस गेंद, एक धातु के ठोस गेंद है, ये गेंद है, अंदर कोटर है, मतलब अंदर कोटर मतलब एक धातु के गेंदा है। गेंदा न देखते हैं गोल गोल रहता है, गेंद जैसा है एक ठोस गोल, उसको में एक कोटर है। अंदर कोटर मतलब एक छेद है, इसको अंदर आप छेद कर दिए, ठीक, छेद कर दिए। तब धातु की गेंद को गर्म किया जाए, ये छेद है और इसको आप को हीट दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? कोटर का आयतन क्या होगा? मैंने छिद्र का हो जाएगा, तो गर्मी कीजिएगा तो धातु में प्रसार होगा। अब प्रसार हो जाए कैसा? इसको में आयतनीय प्रसार होगा। आयतनीय मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में होगा, एक क्योंकि गोल ठोस है और ठोस में तीनों होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी सगरों प्रसार होगा। आयतन के क्या होगा? प्रसार होगा यानी बढ़ेगा। अब प्रसार होगा तो छिद्र बढ़ेगा, यानी कोटर को आप छिद्र समझिए। छिद्र होता है, कोटर मतलब छिद्र होता है, छिद्र भी बढ़ेगा। आप कोई चीज को देखते ना है, मान लीजिए वो थाली में आप छेद कर दिए और उसको गर्म कीजिए तो वो बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, बोतल में पानी भरा जाता है, उसके जमने दिया जाता है, भरने के बाद जमने दिया जाता है, तो बोतल की टूट जाती है, बोतल टूट जाती है, क्योंकि तब जानते हैं कि पानी जो भरा हुआ रहता है जिसको जमने के बाद वो प्रसार होता है। प्रसार मतलब ये बोतल में पानी भर दिए तो इसको में पानी जब जमेगा तो उसको हमें प्रसार होगा, मतलब फैलाव होगा, यानी ज़्यादा क्षेत्र पर अथी करेगा। तो ये बोतल में ज़्यादा क्षेत्र फैलाएगा। मान लीजिए 10 आदमी बैठ रहा था, वो 15 आदमी के बराबर हो गया, तो ये फट ही ना जाएगा, यानी क्या होगा? पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमने जमने का बाद क्या होता है? पानी फैलता है, इसी कारण बोतल फट जाएगा, यानी बोतल टूट काहे जाएगा? पानी जमने पर फैलता है, केवल पानी के लिए है जमने के बाद, लेकिन धातु को ठंडा में सिकुड़ता है। अगर धातु की बात करें तो सिकुड़ता है ठंडा में, लेकिन और गर्मी में प्रसार होती है। अब बोतल में अलग, बोतल में पानी की बात करेगा तो ठंडा होने के बाद ये
अपना आयतन में प्रसार होती है यानी फैलती है। केवल पानी की बात करेंगे इसको में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप समझिए पहले कि पानी में ठंडा होने के बाद फैलती है, लेकिन धातु हमेशा ठंडा होने के बाद सिकुड़ती है और गर्म होने पर फैलती है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। देखते होंगे जैसे कहूँ पानी का आपूर्ति हो रही है पाइपलाइन द्वारा, जैसे अभी गैस पाइपलाइन बिछ रहा है, इसी तरह कहीं कहीं पानी की आवश्यकता बहुत, जैसे दिल्ली देखिएगा तो दिल्ली सब में पानी जाता है पाइप से, तो ठंडा के दिन में कहूँ पाइप फट जाता है, क्योंकि अभी को बताएं कि बोतल हो या पाइप हो, पानी तो हमेशा सिकुड़ने के बाद ठंडा में फैलता है, और फैलता है तो क्या होता है, पानी पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है नहीं, ये धातु में होती है। पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसमें फट जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखिए। अब देखिए इसको मैं धातु के बात कर रहा है। धातु के बाद दो रेल पटरियां के मध्य जोड़े को एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। तो देखिएगा दो पट्टी रहता है, उसको मध्य में देखिएगा ऐसे जोड़ा रहता है, और इसको में देखिएगा तो छूटा रहेगा। आप इसको लगभग सिक्का रख सकते हैं, उतना छूटा रहता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि धातु, वहाँ पानी की बात कर रहे थे, यहाँ धातु की बात कर रहे हैं। हमेशा आप कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपको न कि हम इसको में आपको उलझन करने के लिए करेंगे। तो देखिएगा धातु हमेशा क्या होता है, ठंडे के दिन में सिकुड़ता है और गर्मी के दिन में प्रसार होता है। तो हमेशा अलग अलग तो पटरी बिछाएंगे नहीं, गर्मी के लिए ई पर ट्रेन जाएगा, डाउन पर जाएगा, और ठंडा के दिन में डाउन पर जाएगा, और ऐसे गर्मी के दिन अप पर जाएगा। ये तो हो नहीं गया, डाउन पर भी जा सकता है, अप पर भी जा सकता है। इसके लिए हमेशा थोड़ा सा फैल जगह रहता है, क्योंकि अगर सिकुड़ भी जाए तो ज़्यादा गैप ना हो, और फैल भी जाए तो ज़्यादा सटे नहीं। और जगह अगर सड़ जाएगा, कहीं सड़ जाएगा तो क्या होगा, सड़ जाएगा ज़्यादा तो पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे ट्रेन उतरने की संभावना ज़्यादा होगा। आप एलपी में आप भी गाड़ी चलाइएगा, कभी भी लट सकता है। भगवान ऐसा हो न सके, ऐसा होवे नहीं, ऐसा कोशिश किया जाता है। दो रेल पटरियां मध्य में जोड़े तो एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। क्योंकि धातु गर्म पर फैलती और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। अभी ना बताएं कि पानी में उल्टा होता, बाकी सब धातु में अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको न समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिए। अगर समझ में आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, या कमेंट में अपना राय बताइएगा कि कैसा आपको समझाना चाहिए और कैसे और हम समझाने की कोशिश करें। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंत स्थल में जल का तापमान क्या होता है? तो देखिएगा कोई झील है, तो इसको में पानी जमने वाला है, तो हमेशा पानी झील में ऊपरी सतह पर जमती है, क्योंकि हमेशा 4 पर घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो ये चलते ऊपर ही जम पाता है, नीचे हमेशा 4 डिग्री बना रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी झील के सतह पानी जमने ही वाला है, और झील के अंदर स्थल माने अंदर वाला स्थल में हमेशा 4 डिग्री का तापमान होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाती है, यही बात है अभी भी। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाती है, अब ये ना हुआ कि मतलब कहूँ कहूँ पैप फट जा रहा था, कहूँ बोतल फट जा रहा था, वही बात न कर रहा है। शीतकाल में जब ठंडे में जल जम जाती है और मच्छलियाँ और अन्य जल जीवों क्या होती है, तो जीवित रह सकते, क्योंकि जल के ऊपरी सतह पर ही जमता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि जीवित रह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपरी ही सतह पर जमता है, न कि नीचे तो 4 डिग्री सेल्सियस रही करेगा, इसको में मछली रही जाएगा। नीचे हमेशा 4 डिग्री कांस्टेंट होता है, ऊपर ही सतह जमता है, चलते मछली भी जीवित रह जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, 57 हो गया। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। हमेशा आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको हमेशा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको कोशिश करेंगे, वादा कभी नहीं करेंगे। चलेगा, आप ही बताइएगा कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा आप पूरी वीडियो देखें। कम से कम लगता है हीट में 175 क्वेश्चन है, उसके बाद हम यूथ करवाएंगे। इसके बाद हम यूथ करवाएंगे क्योंकि एलपी के हमेशा एलपी के क्वेश्चन बेसिक टू हाई पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है क्योंकि बहुत टाइम है। उष्मा के संचरण का विधि है, तो उष्मा के संचरण की विधि कौन कौन सी है? तो चालन होती है, विकिरण होती है, संवहन होती है, यानी तीनों होता है। चालन किसको में होता है? धातु में होता है, धातु में होता है। इसको में संवहन गैस और द्रव में होती है, और इसको में केवल गैस में होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। उष्मा का संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते हैं? तो स्वयं किसको में नहीं जाते हैं? ये धातु में होता है। धातु का आप देखिएगा, हमारा एक वीडियो, आप शॉर्ट वीडियो में जाइएगा तो एक ठो संवहन क्रिया पर एक ठो आपको वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो, उसको भी तो आप देख लीजिएगा। संवहन क्रिया है, उसको प्रैक्टिकल में हम डाले हैं, प्रैक्टिकल करके डाले हैं, उसको आप देख सकते हैं। उस संचरण की विधि पदार्थ के अणुओं का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते हैं। तो देखिएगा, ठोस में यानी चालन में धातु को गर्म कीजिएगा तो एक दूसरे को इतने पड़ी गर्म करके ऐसे जाएगा। इसको ये गर्म करेगा, ये गर्म करेगा, मतलब लगता है ये गर्म करता है, पर स्वयं नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवहन में आप देखिएगा, उसका संवहन का वीडियो है हमारा, संवहन का वीडियो देखिएगा कि पानी आप गर्म कीजिएगा तो एक अणु ऊपरे गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ऊपरे जाएगा, फिर ठंडा वाला नीचे जाएगा, फिर ठंडा वाला गरमाएगा तो ऊपरे जाएगा। ये संवहन क्रिया होती है। और विकिरण क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य के किरणें पृथ्वी पर आते विकिरण विधि से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वयं नहीं, एक दूसरे का स्थान पर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवों तथा गैस में ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होती है? द्रव तथा गैस के ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में होगा, संवहन द्वारा। चालन किसको में होता है? ठोस में। और गैस में केवल कहाँ होता है? गैस कहिए, निर्वात में कहिए, ऐसा विकिरण विधि में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी विद्युत केतली में पानी गर्म होती है, विद्युत केतली में कैसे गर्म होता है? इसको में गर्म कब होता है? इसको एक कानू पानी के इसको ही गर्म करेगा, गर्म वाला नीचे जाएगा, गर्म होगा, जे ऊपर आएगा, माने अब इसको में आयतन कम जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ठंडा वाला नीचे जाएगा, मतलब एक दूसरा को प्रतिस्थापित करेगा। ये संवहन क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार के संचारण माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचारण के माध्यम से आती है? हमेशा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, किसके कारण? विकिरण विधि से। आपको बता दें कि एलपी का क्वेश्चन पूरा हम और पूरा आपको विश्वास के चलते हम आपको सीधे रिस्पॉन्स शीट से करवाए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एलपी के CBT 1 का भी हो चुका है और CBT 2 का भी हो चुका है। उष्मा के हस्तांतरण की किस विधि से माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है? किसको में नहीं होती है? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखिए। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की कण गति नहीं करती है, कौन सी है? तो माध्यम में गति किसमें नहीं करती है? गति किसमें नहीं? चालन में नहीं करती है। चालन में होता ना है कि धातु गर्म कीजिएगा तो ये लकतरिया अपना गर्म होते चल जाएगा, यानी इसको में गति नहीं होता है, एक सीधा अपना टकराते चल जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपना परिवहन करता, गति नहीं होता। इसको संवहन में आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। इसको संवहन के आपको हम वीडियो डाल चुके हैं, शॉर्ट वीडियो जाकर देखिएगा। अगर डाउट हो तो हर चीज़ को प्रैक्टिकल देखिए, उसको से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमेशा फिजिक्स तो आपको दिखने वाला चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है?
कौन सा है? पारा है सबसे ज़्यादा। देखते हैं कि आपको थोड़ा सा ही गर्मी थर्मामीटर डॉक्टर साहब लगाते हैं तुरंत चढ़ जाता पारा कि आपको 98.6 नहीं 99 होल है, तुरंत पारा। आई पानी गर्म होता है आपको शरीर से कभी नहीं गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चांदी के जो महंगा ज्यादा रहेगा उसको चालकता अधिक होगा, सीधा बात। बोलोमीटर की माप से एक युक्ति है, किसको नापते हैं? उसमें विकिरण को मापते हैं। दाब किसको से? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर से दाब मापते हैं। पौधे की वृद्धि, वायु की गति, एनीमोमीटर। अब पौधे की वृद्धि कार्यो, इसका क्रायोसेनोमीटर होता है, इसका नाम क्रायोसेनोमीटर होता है। आपको नियम से हमारा याद नहीं है, क्रोमोसेव कुछ ही होता है, थोड़ा सा हम गड़बड़ा रहे हैं इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेस्नोमीटर होता है सर। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ियों के गुटके को प्राप्त काल में छुए तो लोहे के गुटका ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का अच्छा चालक होता है। आप जानते हैं कि जितना ही कोई चीज ऊष्मा का उतना ही उत्सर्जक होता है जितना अवशोषक होता है, मतलब जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा। ये कौन? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये सब तो पहले 1996 के बीपीएससी में पूछा गया। अब देखे होंगे बीपीएससी टीचर वाला हुआ, उसका भी क्वेश्चन देखिएगा। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशित हो जाती है, यानी हिमशित मतलब बर्फ बन जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होती है? मतलब ऊपरे वाला झील में हिमशित मतलब जम जाता है, नीचे वाला क्यों रहता है? क्योंकि जल की सघनता 4 पर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ ठंडा की द्रव अवस्था की बात कर रहा है, क्योंकि नीचे द्रव अवस्था में होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाएं तो क्या होगी? तो देखिएगा गर्म आपका ये ठंडा लगेगा नहीं, देखिए एकदम उसको गर्म आप बंद कर दीजिएगा, किधरों से आप हवा नहीं लीजिएगा तो सब अणु आपस में टकराएंगे, सीधे सीधे घर्षण होगा, घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं? तो क्या होगा? कमरा के अंदर के भी ताप ठंडा हो जाएगी? नहीं, ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहरी परिवेश भी आएगी। आपका कमरा में बाहर है, तापमान भी आ जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। 71 का देखिएगा, 72 नंबर। यदि किसी चालक को खाना पकाने को बर्तन बनाने के लिए किया जाए तो उसको में ताप चालकता क्या होना? कम होना चाहिए। कहिए क्यों कम होना चाहिए? अभी बताइए। ज़्यादा हो जाएगा चालकता, जैसे सोडियम के देखिएगा, इसको तो आप हाथों में लीजिएगा लहर जाएगा, तो ऐसा चालकता अधिक हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा भी तापमान में, तो उसको में खाना बनेगा नहीं। कम चालकता होना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम है उसका कम चालकता होगा, माने इसको ताप चालकता कम होना चाहिए, ना कि उष्मा का, ना कि चिकन चालकता कुछ कहते हैं धारा चालकता कम होना चाहिए, नहीं। इसको मतलब जिस अब बताते हैं हर बर्तन को मिश्रित धातु से बनाया जाता है, क्योंकि चालकता कम किया जाता है, इससे आपको एल्युमिनियम वाला में यानी रोटी पकाने में भी आसानी होगा, भात पकाने में आसानी होगा, क्योंकि वो गलेगा नहीं। अगर गल जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। एल्युमिनियम आपको एल्युमिनियम बना देगा, दिक्कत हो जाएगा, हर चीज रिएक्शन कर जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? समुद्र का पानी। समुद्र का पानी किसको में, इसको में नमक होता है, और नमक होता है तो अशुद्ध ही रहेगा, तो उसमें ऊष्मा का साथ चालक हो ही करेगा। आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का प्रक्षेपण क्या कहलाती है? आणविक संगठन मतलब ये कण के द्वारा, तो कण के द्वारा किसको मतलब एक ऊपरे, इसको ऊ ले जाएगा ऊपरे, फिर ठंडा होकर नीचे, किसको हम बताए थे हम संवहन में, संवहन में ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक हो? क्यों? पारा। पारा का आपको पता है ना, ईथर, ईसम, पारा, पानी, ईथर, बेंजीन से भी ज्यादा, बेंजीन तो ठोस होगा, तो कहाँ उतना होगा ऊष्मा का चालक? सबसे ज्यादा कौन होगा? पारा। पारा देखते हैं, इसी चलते ऊष्मा का अच्छा चालक है, इस चलते हम लोग थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको से आपको जल्दी थर्मामीटर में पता चले आपको कितना तापमान है, जल्दी उसमें चलकता रहे। चलिएगा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।